सभी जिज्ञासु श्रोताजनों को सप्रेम सादर अभिवादन। गत सत्रों में हमने देखा था कि व्यास विद्यापीठ लोक शिक्षा की व्यवस्था, योजना और रचना के लिए है। लोक कौन होते हैं, इसका भी हमने विचार गत सत्रों में किया था। लोक ये देश की जनसंख्या का सर्वाधिक हिस्सा होता है। मोटे तौर पर कहें तो 70, 75, 80% जनसंख्या लोक ही होती है। लोक माने सर्वसामान्य व्यक्ति जो अपने देश की परंपरा के अनुसार, अपने देश की धर्म व्यवस्था के अनुसार, अपने देश की जीवन रचना के अनुसार जीवन यापन करती है। उसके लिए आदर्श कौन होते हैं, मार्गदर्शक कौन होते हैं? तो महाजन उसके मार्गदर्शक होते हैं, धर्माचार्य उसके मार्गदर्शक होते हैं, संत महात्मा ऋषि आदि सब उसके मार्गदर्शक होते हैं। वहीं से वो जीवन यापन करने के लिए सूत्र प्राप्त करते हैं और अपना अपना काम अपनी पद्धति से करते हैं। वे शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए नहीं जाते, परंतु उपदेश सुनकर अपने व्यवहार को अच्छा बनाने का, सही बनाने का प्रयास करते हैं। उसको लोक कहते हैं। अब यदि 70, 75, 80% लोक है, और ये केवल भारत की बात नहीं है, संपूर्ण विश्व में लोक ही सबसे बड़ी संख्या में होते हैं। इस लोक का यदि विचार करें और शिक्षा का विचार करें तो अच्छे जीवन के लिए, फिर वो अच्छा व्यक्तिगत जीवन हो, अच्छा पारिवारिक जीवन हो या अच्छा राष्ट्र जीवन हो, अच्छे जीवन के लिए हमारी परंपरा में हमारे धर्माचार्यों ने, हमारे ज्ञानी बुद्धिमान ऋषियों ने धर्म, अर्थ, काम की शिक्षा को अनिवार्य माना है। ये 3 हमारे पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ तो चौथा भी है, वह है मोक्ष पुरुषार्थ। परंतु ये 4 पुरुषार्थ हैं, वो 2 भागों में विभाजित हैं। एक तरफ है धर्म, अर्थ और काम, और दूसरी तरफ है मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को मिलाकर त्रिवर्ग कहते हैं। त्रिवर्ग माने ऐसा वर्ग जिसमें ये 3 हैं, और मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। अपने जीवन काल में, अपने जीवन यापन के दौरान व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम के लिए कुछ कृतिशील होना होता है, सक्रिय होना होता है। ये 3 अगर ठीक हुए तो चौथा अपने आप में घटित होता है। इसलिए इन तीनों को छोड़कर यदि मोक्ष के पीछे गए तो ना तो मोक्ष मिलता है, ना ये 3 भी मिलते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्ग की चिंता करनी चाहिए, इन त्रिवर्ग की शिक्षा की चिंता करनी चाहिए। तो लोक के लिए इन 3 पुरुषार्थों की साधना, इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा, इन 3 पुरुषार्थों की व्यवस्था, यानी उनको करने के लिए जो अनुकूलता चाहिए, वो उस सारी अनुकूलता का विचार हमें करना चाहिए। लोक का त्रिवर्ग पुरुषार्थ, लोक की त्रिवर्ग पुरुषार्थ की साधना, लोक की त्रिवर्ग पुरुषार्थ की शिक्षा, ये व्यास विद्यापीठ का केंद्रवर्ती कार्य है। व्यास विद्यापीठ क्या करेगा? व्यास विद्यापीठ लोक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कैसे करेगा? धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा देकर करेगा। तो हम 140 करोड़ जनसंख्या में, समझो 100 करोड़ जनसंख्या के लिए हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी है, तो क्या करेंगे? इन 3 पुरुषार्थों की व्यवस्था करो।
उसमें से आज हम प्रारंभ करेंगे अर्थ पुरुषार्थ की। लोक के लिए अर्थ पुरुषार्थ सीखना, अर्थ पुरुषार्थ की शिक्षा प्राप्त करना, अर्थ पुरुषार्थ के लिए अवसर प्राप्त करना, ये बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? बार बार आपने सुना है, पिछले सत्रों में भी कदाचित ये सूत्र सुना है कि श्रेष्ठ समाज के दो आयाम हैं। एक है संस्कृति, दूसरी है समृद्धि। समृद्धि का अर्थ है हमारे जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी भौतिक वस्तुएं आवश्यक है उन सब की प्राप्ति। और संस्कृति का अर्थ है जीवन मूल्य, धर्म, नीतिमत्ता, संस्कार आदि बातें। ये दोनों ही आवश्यक है। अब दोनों का संतुलन करना ये बुद्धिमानी का लक्षण है। अगर समृद्धि का विचार करो और संस्कृति का पालन नहीं हो सकता है, अनुसरण नहीं हो सकता है, और संस्कृति का अनुसरण करने के लिए जाओ तो समृद्धि प्राप्त नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है कि दोनों का ही संतुलन बनाया जाए, क्योंकि संस्कृति के बिना समृद्धि आसुरी हो जाती है, और आसुरी समृद्धि बाकी लोगों का भी नाश करती है और स्वयं का भी नाश करती है। वो विनाशक होती है। आसुरी समृद्धि हमेशा विनाशक होती है। हो सकता है आकर्षक हो, हम सुविधा भोगी बनकर अनेक ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो लगते तो हैं आकर्षक, देते हैं सुविधा, आराम, और उसका उपभोग करते हुए हमें तृप्ति ही नहीं होती है। इतने आकर्षक ऐसे पदार्थों का सेवन हम करते हैं सुविधा भोगी बनकर। अब ये समृद्धि से प्राप्त होते हैं, ये समृद्धि के पक्ष में आता है कि हमको जो चाहिए वो सब मिलता है, परंतु संस्कृति की जोड़ उसके साथ नहीं होने के कारण से, नीतिमत्ता नहीं होने के कारण से, मूल्यों के जोड़ उसके साथ नहीं होने के कारण से वह विनाशक होती है। वह स्वास्थ्य का नाश करती है, मानसिक स्वस्थता का भी नाश करती है, संस्कारों का नाश करती है, अंततोगत्वा समृद्धि स्वयं अपना भी नाश करती है। इसलिए समृद्धि आसुरी नहीं होनी चाहिए। संस्कृति के बिना समृद्धि आसुरी होती है, परंतु समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा ही नहीं होती। बहुत सामान्य वाक्य आपने सुना होगा, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। अरे जो भूखा व्यक्ति है वो कौन सा पाप नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसके लिए कुछ पाप नहीं है। अब भूख शांत करना ये तो उसका प्राकृतिक धर्म है, तो फिर उसके लिए तो वो कुछ भी करेगा, वो सब माफ है, कोई अपराध नहीं है उसमें। भूखे व्यक्ति का अन्न पर अधिकार है, कहाँ से भी मिले, कैसे भी मिले, उसका अन्न पर अधिकार है। अन्न भूखे व्यक्ति ने की हुई अन्न की चोरी नहीं है, अन्न की लूट नहीं है। अन्न को छीन लेना ये अपराध नहीं है। क्यों? संस्कृति के अनुसार यदि चले तो फिर समृद्धि आसुरी नहीं बनती, और समृद्धि होती है भूखे को पर्याप्त अन्न मिलता है, समाज में कोई भूखा नहीं रहता है, कोई अभावों में नहीं रहता है, तभी संस्कृति की रक्षा भी होती है। कितने सामान्य वाक्य पर, भूखे भजन न होत गोपाला, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। रक्षा की व्यवस्था नहीं, पोषण की व्यवस्था नहीं, तो फिर शास्त्रों का अध्ययन कैसे होगा? शास्त्रों की रचना कैसे होगी? संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? दोनों ही आवश्यक है, समृद्धि और संस्कृति। तो ये जो हमारे देश की परंपरा है
वो दोनों का संतुलन बनाकर, दोनों की परस्पर रक्षा करके, दोनों ही विपुल मात्रा में प्राप्त करके हमारा राष्ट्र जीवन युगों से चलता आया है। हमारा राष्ट्र जीवन का प्रवाह नष्ट नहीं हुआ, इसका कारण ही यही है कि हमने संस्कृति और समृद्धि दोनों का संतुलन बनाकर रखा है, और जीवन रचना ही ऐसी बनाई है कि दोनों का साथ साथ पालन होता रहे, दोनों की साथ साथ प्राप्ति होती रहे। तो संस्कृति का मूल है धर्म, समृद्धि का मूल है अर्थ। तो धर्म और अर्थ दोनों का संतुलन, और उसमें धर्म मुख्य है, अर्थ गौण है। काम की बात हम करेंगे इसकी चर्चा की निरंतरता में। अभी धर्म और अर्थ की बात करते हैं। तो धर्म मुख्य, अर्थ गौण, और इसलिए धर्मानुकूल अर्थ होना, संस्कृति के अनुकूल समृद्धि होना, ये हमारी जीवन रचना का मुख्य सूत्र रहा है। व्यास मुनि भी कहते हैं, धर्मात् अर्थश्च कामश्च सधर्मः किन्न सेव्यते। कलयुग में जब धर्म की हानि होती है तो फिर उसके कारण से समृद्धि का भी नाश होता है। संस्कृति का तो होता ही है, परंतु समृद्धि का भी नाश होता है। इसलिए मुनि कहते हैं धर्म से ही अर्थ और काम दोनों की प्राप्ति होती है, इसलिए सब कुछ धर्म सापेक्ष होना चाहिए। परंतु आज के सत्र में हम धर्म की चर्चा मुख्यतः नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ की चर्चा कर रहे हैं। परंतु अर्थ की चर्चा करते समय धर्म के अनुकूल अर्थ का होना ये अनिवार्य बात है, इसलिए इतने 4 शब्द हमने धर्म के लिए कहे। अब धर्मानुकूल अर्थ प्राप्ति ये मुख्य सूत्र हुआ। राष्ट्र की, समाज की समृद्धि का आधार लोक है, इसलिए लोक की अर्थकरी शिक्षा अच्छे से होगी, अर्थ प्राप्ति की व्यवस्था अच्छे से होगी। यह व्यवस्था कैसे करना, यह चिंतन जब शिक्षा का अंग बनेगा तभी राष्ट्र समृद्ध होगा। भारत इस समय हमें याद रखना चाहिए कि ये हम नई बात नहीं कर रहे हैं, ये तो प्राचीन काल से आज तक की भारत की परंपरा रही है, भारत का इतिहास रहा है। हम कभी भी दरिद्र नहीं रहे, हम कभी भी गरीब नहीं रहे, कभी भी अभावों में नहीं रहे। हमारा कोई उपदेश नहीं कहता है कि गरीब रहो। अकिंचन होना ये तो स्वेच्छा से सारी वस्तुओं का त्याग करना है, ये मजबूरी में किया हुआ त्याग नहीं है, मजबूरी में अपनाई गई सादगी नहीं है, वो विवशता के कारण से नहीं होता है। हमारी परंपरा समृद्धि की परंपरा रही है, वैभव की परंपरा रही है, विपुलता का अर्थशास्त्र ये हमारा अर्थशास्त्र है। आज तो इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस नहीं है, इकोनॉमी ऑफ वांट है। वांट माने अभाव, अभाव का अर्थशास्त्र ये भारतीय व्यवस्था नहीं है। विपुलता का अर्थशास्त्र माने चाहिए उससे भी सब कुछ ज्यादा होता है, कभी भी कोई अभाव नहीं है। इस विपुलता के कारण से, इस समृद्धि के कारण से जीवन निश्चिंत रहता है, असुरक्षा नहीं रहती। अगर पेट भरने के लिए असुरक्षितता रही, पेट भरने के लिए स्पर्धा में जुड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, और आज के जैसा 12-12 घंटे उसमें ही काम करना पड़ा, तो फिर संस्कृति का विकास कैसे होगा, संस्कृति की रक्षा कैसे होगी, संस्कृति क्या है वो भी कैसे समझ में आएगा। फिर धर्म चिंतन करने का समय ही नहीं रहेगा, शक्ति ही नहीं बचेगी, मानसिक शांति भी नहीं बचेगी। इसलिए समृद्धि चाहिए, विपुलता का चाहिए, उससे सब कुछ ज्यादा चाहिए। इसके कारण से सुरक्षा और निश्चिंतता प्राप्त होती है।
जहां निश्चिंतता होती है, जहां सुरक्षा होती है, वहां धीरे धीरे क्रिएटिविटी, सृजनशीलता विकसित होती जाती है, निपुणता बढ़ती है और उत्कृष्टता, गुणवत्ता बढ़ती है और नए नए आविष्कार होते हैं। कला कारीगरी के नए नए आविष्कार, ये तो भारत की विशेषता है। और कैसी बातों में, सभी बातों में ये क्रिएटिविटी और एक्सलेंस, गुणवत्ता और सृजनशीलता, विविधता और विपुलता, ये सब भारत में जो मिलता है वो अन्य कहीं नहीं मिलता। भारत की भोजन की थाली में जो एक एक रेसिपी की विविधता है, दुनिया के कौन से देशों में, कौन से देश में देखने को मिलती है। भारत के स्त्रियों के, पुरुषों के जो अलंकारों के विविधता है, विशिष्टता है, सृजनशीलता है, कहाँ देखने को मिलता है। भारत के वस्त्रों की जो विविधता है, कहाँ देखने को मिलती है। खान पान, वस्त्र परिधान, श्रृंगार, अलंकार आदि सब में जो विविधता है वो सृजनशीलता, उत्पादन की सृजनशीलता है। चीज वस्तुएं विपुल मात्रा में और श्रेष्ठ गुणवत्ता की प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था ये है। और ये सारा हमारे कारीगरों के हाथ की कुशलता का परिणाम है। ये यंत्रों की कुशलता का परिणाम नहीं है। यंत्रों से तो एक विधता आती है, विविधता नहीं आती। यंत्रों से विपुल उत्पादन होता है, परंतु एक रूप ही उत्पादन होता है, उसमें ना तो विविधता है ना सृजनशीलता है, कुछ भी नहीं है। एक विधता, एक विधता ये संस्कृति का स्वभाव ही नहीं है, जीवन का स्वभाव ही नहीं है। हर एक व्यक्ति को हर एक पदार्थ डिजाइनर पद्धति में मिलता है, प्राप्त होता है। ये हमारे उत्पादन की विशेषता रही है, ये हमारी समृद्धि की, विपुलता की, गुणवत्ता की, उत्कृष्टता की परंपरा रही है। तो हमारे 70%, 80% लोग को अर्थार्जन में निपुण होना चाहिए। मैं स्वावलंबन की बात अभी नहीं कर रही हूं, करूंगी, परंतु अभी अर्थ का अर्जन करने में निपुणता होनी चाहिए। तो देश का अर्थ लोक के ऊपर आधारित है। तो लोक में हर एक व्यक्ति को उत्पादन की क्षमता प्राप्त होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को अर्थार्जन की क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। भले ही वो शेष 20 या 30% लोगों के लिए भी अर्थार्जन करे, पर केवल अपने लिए न करे। 100% जनसंख्या के लिए अर्थार्जन करना, उत्पादन करना, ये लोक का काम है। और लोक को इस लायक बनाना ये शिक्षा का काम है। इसलिए लोक शिक्षा का एक मुख्य अंग है, वह अर्थकरी शिक्षा का है। और अर्थकरी शिक्षा से माने अर्थोपार्जन की शिक्षा से लोग अर्थार्जन के लिए क्षमतावान बनने चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 80% लोक को व्यक्तिशः, कुटुंबशः, जातिशः, श्रेणीशः जिस भी स्थिति में हो, अर्थार्जन की क्षमता और अवसर प्राप्त होना, ये अर्थकरी शिक्षा का काम है। एक व्यक्ति के लिए नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के लिए ये कैसे होगा? तो फिर अर्थार्जन के कुछ मूल सूत्र हैं, उसकी शिक्षा देना। अर्थार्जन के मूल सूत्र क्या है? देश की समृद्धि का आधार मटेरियल पदार्थों के उत्पादन पर है। इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। माने मटेरियल माने भौतिक और अभौतिक दो बातें होती है। जैसे ज्ञान अभौतिक है, सेवा अभौतिक है, दान अभौतिक है।
माने प्रेम, करुणा, दया, जीवन रक्षा, ये सब अभौतिक है। मूल्य, जीवन मूल्य अभौतिक है, धर्म अभौतिक है, अध्यात्म अभौतिक है। परंतु कपड़ा, अन्न, निवास के लिए साधन सामग्री, फर्नीचर, जूते, औषधि, स्वयं, ये सब भौतिक है। तो जीवन में भौतिक पदार्थों की बहुत आवश्यकता होती है, उतनी ही अभौतिक पदार्थों की भी होती है। अर्थार्जन, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, ये भौतिक पदार्थों भौतिक पर नहीं। अर्थ का स्रोत ये है, ये पहला नियम है। अब भौतिक पदार्थों का उत्पादन किस पर आधार रखता है? उसका आधार किस पर है? उसका आधार पंच महाभूतों की समृद्धि, गुणवत्ता, इसके ऊपर आधारित है। माने भारत इस क्षेत्र में भी कितना भाग्यवान है, कितनी परमात्मा की उसके ऊपर कृपा है, वो हम जानते हैं, मानते भी हैं, समझते भी हैं। भारत की वसुंधरा रत्न गर्भा वसुंधरा है, रत्नों की खान है। भारत का जो समुद्र है, जो उसका नाम ही रत्नाकर है। रत्नाकर माने रत्नों का भंडार है। समुद्र में से जो रत्न प्राप्त होते हैं, भूमि में से जो धातु, खनिज और सोना, चांदी आदि सब प्राप्त होते हैं, लोहा, तांबा आदि सब प्राप्त होते हैं, वो भौतिक पदार्थ है, वो समृद्धि है, प्राकृतिक समृद्धि है। भारत की मिट्टी कैसे पोषक गुणों से समृद्ध है, वो तो हम खाकर ही अनुभव करते हैं कि मिट्टी के गुण ये भी भौतिक ही है। भारत का तापमान, भारत की ऋतुएं, भारत की वन संपदा, भारत के पर्वत, भारत की जल संपदा, भारत की मृदा संपदा, भारत की वनस्पति संपदा, भारत की प्राणिज पदार्थों की संपदा, भारत का जलवायु, ये सब समृद्धि के अनुकूल है। तो प्राकृतिक समृद्धि जो है, जो भगवान ने दी हुई है, वो तो भारत के पास विश्व में सबसे अधिक और सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली है। इसके लिए हम परमात्मा के ऊपर ही अधीन है, परमात्मा के ही अधीन है। ये इस भारत भूमि का सृजन ही ऐसा हुआ है कि हमारी प्राकृतिक संपदा अत्यंत अधिक और अत्यंत श्रेष्ठ है। 40 को तो कहना। दूसरा होता है, माने ये समृद्धि किन मूल बातों पर आधारित होती है? तो एक प्राकृतिक संपदा, दूसरी होती है मनुष्य के हाथ की और बुद्धि की निर्माणशीलता। हम मिट्टी का उपयोग करके, पानी का उपयोग करके, धातुओं का उपयोग करके कैसे कैसे पदार्थों की निर्मिति करते हैं, कैसे कैसे वस्त्र, शस्त्र, वाहन, फर्नीचर, माने हमारी सारी उपभोग की वस्तुएं कैसे कैसे बनाते हैं। उसमें विविधता है, टिकाऊपन है और अनुकूलन है, प्रकृति के साथ अनुकूलन। ये दूसरा है संपत्ति का निर्माण करने के लिए कारक तत्व मनुष्य के हाथ की और बुद्धि की निर्माणशीलता, कारीगरी, और उस कारीगरी के पीछे सृजनशील बुद्धि, निर्माणशील बुद्धि। इतिहास देखेंगे तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ निर्माण क्षमता भारत के लोगों की कारीगरी और बुद्धि में है। अनेक उदाहरण हमको मिलेंगे इसके
कि बिना ये सारी ऊर्जा से संचालित यंत्रों के, हाथ से बनाए हुए यंत्रों की सहायता से भारत के बुनकरों ने सर्वश्रेष्ठ कपड़ा बुना है, सर्वश्रेष्ठ लोहा माने स्टील बनाया है। भट्ठी भी कारीगरों ने बनाई और इस्पात भी कारीगरों ने बनाया। ये तथाकथित 19वीं शताब्दी की तथाकथित यूरोपीय औद्योगिक क्रांति से पहले की बात है कि कपड़ा, लोहा, सोना, चांदी, कितनी भी वस्तुएं, बांध, रास्ते, भवन, वाहन, ये सब जो बातें हैं, किले, कोट, ये सारी भी बातें हैं, वो निर्माण क्षमता भारत के मनुष्य के हाथ की कारीगरी है, बुद्धि की निर्माण क्षमता है, सृजनशीलता है, वैविध्यपूर्णता है। तो दूसरा, देश की समृद्धि इस मनुष्य के हाथ की कारीगरी और बुद्धि की सृजनशीलता, इन दो के कारण से है। इसमें भी भारत श्रेष्ठ है। और तीसरा, सबसे बड़ा, मनुष्य की इस समृद्धि का उपयोग करने की दृष्टि, वृत्ति, जिसको धर्म बुद्धि कहते हैं, वो भारत ने अनेक प्रकार से वैविध्यपूर्ण विपुल मात्रा में अन्न उगाया, वस्त्र बनाए, वाहन बनाए, भौतिक वस्तुएं निर्माण की, प्राप्त की, उनका उपभोग किया, परंतु 3 बातों का ध्यान रखा हमेशा। कभी भी पंच महाभूतों का प्रदूषण नहीं होने दिया, पंच महाभूतों का शोषण नहीं किया। 10,000 वर्षों से भारत में खेती होती आई है, परंतु जमीन कभी बंजर नहीं बनी, अनाज की गुणवत्ता कम नहीं हुई। ये कृषि कार्य की कुशलता और धर्म बुद्धि पर आधारित है। उसके कारण से हुआ कि प्रदूषण की समस्या भारत में नहीं रही, कभी भी नहीं रही। उसी प्रकार से उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि नहीं हुई कभी भी। खाने वाले का स्वास्थ्य खराब हो जाए, कैंसर हो जाए, इस प्रकार से अन्न उगाना, ये अधर्म बुद्धि है, घोर अधर्म बुद्धि है। अन्न जीवन का पोषण करता है, अन्न प्राणों का पोषण करता है, अन्न देह का पोषण करता है। वही अगर अस्वास्थ्य करो, वही रोग का जनक हो, ये कैसे मान्य हो सकता है? परंतु होता है। तो ये तीसरी बात है कि वृत्ति और धर्म बुद्धि जो है, दृष्टि है, उसने भारत के पंच महाभूतों को कभी भी क्षीण नहीं होने दिया, कभी भी दूषित नहीं होने दिया, स्वास्थ्य की हानि नहीं की। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, किसी भी मनुष्य को नौकर या दास या परतंत्र अधीन नहीं बनाया। कमाई करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, वाणिज्य करने के लिए, किसी भी प्रकार से अर्थार्जन करने के लिए स्वतंत्रता का नाश नहीं हुआ। वो फुटपाथ पर बैठकर फटे जूते रिपेयर करने वाला मोची भी अपने धंधे का मालिक है, और बाटा कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करने वाला व्यक्ति भी नौकर है। और भारत की बुद्धि में, भारत की दृष्टि में वो मोची उस मैनेजर से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता का नाश नहीं हुआ है। तो स्वतंत्रता का नाश नहीं होने देना, क्योंकि स्वतंत्रता, उसमें भी आर्थिक स्वतंत्रता, ये तो जीवन का हर एक व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार है। गुलाम नहीं होना, गुलाम होना व्यक्ति के भाग्य में, मनुष्य के भाग्य में कैसे हो सकता है? तो ये जो 3 बातें हैं, वे अर्थार्जन की मूल शर्तें हैं। तो हम अर्थकरी शिक्षा की व्यवस्था ऐसे करें कि 80% लोगों के हाथ निर्माण क्षम हो,
वृत्ति उनकी प्रदूषण न करने की हो, पंचमहाभूतों की स्वास्थ्य की, स्वतंत्रता की हानि न करने वाली हो, बल्कि उनसे आत्मीय संबंध निर्माण करने वाली हो, उनके प्रति कृतज्ञता भाव निर्माण करने वाली हो, इस प्रकार से उद्योगों की शिक्षा देनी चाहिए। ये उद्योग है, उत्पादन करना, चीज वस्तुओं का उत्पादन करना, जो भी आवश्यक है उन वस्तुओं का उत्पादन करना, ये देश की समृद्धि का मूल है। और इसलिए अर्थकरी शिक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा उत्पादन का होना चाहिए। और उस उत्पादन का जो, जैसे मैंने अभी बताया, मटीरियल पदार्थों का उत्पादन, यही समृद्धि का आधार है, नॉन मटेरियल वस्तुओं का नहीं। समृद्धि नापी कैसे जाती है? मटेरियल पदार्थों के उत्पादन से ही नापी जाती है। वो जीडीपी और ये सारा तो हमें बदलना ही होगा, वो तो कोई वो बुद्धिमानी ही नहीं है। हम जब ज्ञान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो बुद्धिमानी की बात करते हैं। अरे हमारी व्यवस्थाओं के पीछे कुछ बुद्धि तो दिखाई देनी चाहिए। कल जैसे परसों जैसे कहा था, विशाल बुद्धि होनी चाहिए, माने 140 जनसंख्या का ध्यान रखे, ऐसे बुद्धि। 6-7 अरब जनसंख्या जो विश्व की है, उसके अविरोधी हो, उसका ध्यान रखे, ऐसे बुद्धि तो होनी चाहिए। व्यक्तिगत एक व्यक्ति की या एक समूह की या एक देश की ऐसी समृद्धि का ध्यान रखे और बाकी लोगों का जो होना हो सो हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए ये जो धर्म बुद्धि है वो तो इसमें होनी ही चाहिए। तो ऐसे ये शिक्षा उत्पादन की शिक्षा देने वाली होनी चाहिए। इस उत्पादन की शिक्षा में कारीगरी ये सबसे महत्वपूर्ण है, और कारीगरी सिखाने के लिए पहले काम करना सीखना चाहिए। तो अर्थकरी शिक्षा का मूल मंत्र है, काम करना सिखाओ। आराम तो काम के बाद अपने आप आता है, परंतु काम करना सिखाओ। अब आज की व्यवस्था से यह कितना विपरीत है। आज सूत्र बन गया है आधारभूत, काम करना हल्का है, नीचा है, काम करवाना अच्छा है। इसलिए मैनेजरी की प्रतिष्ठा बढ़ गई और काम करने वाला श्रमिक हुआ, मजदूर हुआ, नौकर हुआ, वो मैनेज किया जाने वाला व्यक्ति बना, तो अधीन बना, परतंत्र बना। तो आज का जो सूत्र है, काम नहीं करो, काम करवाओ, उसमें बुद्धि लगाओ और उसमें शिक्षा की व्यवस्था करो। मैनेजरी की शिक्षा ये तो बहुत बड़ा विषय हो गया है, और उसके लिए तो बड़े बड़े संस्थान हैं, मैनेज कैसे करना, और उसमें एचआर, मनुष्यों को मैनेज करो। भारत में कोई भी पदार्थ, छोटे से छोटा, क्षुद्र से क्षुद्र पदार्थ संसाधन नहीं है, तो मनुष्य तो संसाधन होगा ही कैसे। हमने अभारतीय अर्थव्यवस्था में, अभारतीय जीवन व्यवस्था में पदार्थों को ही नहीं, मनुष्यों को भी संसाधन बना दिया है, रिसोर्स बना दिया है। और उसको मैनेज करने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर का महत्व है, ऐसे संस्थान निर्माण किए हैं, ऐसे महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम बनाए हैं। और जो भी है, या तो इंजीनियर होता है, यंत्रों के साथ काम करने वाला, या तो मैनेजर होता है। तो ये विपरीत है, ये उल्टा है। इसको सुलटा करने के लिए हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जहां सबको काम करना सिखाया जाता है, जहां काम की प्रतिष्ठा की जाती है, काम करने वाले को बड़ा माना जाता है, उपयोगी माना जाता है, बड़ा माना जाता है। काम नहीं करने वाला यदि काउंसलिंग करता है तो उसको निठल्ला माना जाता है, अनुपयोगी माना जाता है, परजीवी माना जाता है, क्योंकि वो तो अपने लिए कुछ भी नहीं करता, दूसरों के लिए भी कुछ भी नहीं करता है, मैनेज कर रहा है खाली। तो ये शिक्षा की भी, समाज व्यवस्था की भी, अर्थव्यवस्था की भी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। काम करना सिखाओ,
अच्छा काम करना सिखाओ और काम करना अच्छा लगे ऐसी वृत्ति का विकास करो। काम करने में आनंद आना चाहिए, काम के साथ प्रीति से जुड़ना चाहिए, काम करने में मजा आता है। और स्वभाव से लोग काम करते हैं, निठल्ले निकम्मे नहीं बैठे रहते हैं, और ऐसा करके पैसा कमाने वाली की प्रतिष्ठा ही नहीं रहती है। कुछ काम नहीं करते क्या? काम करना माने हाथ से काम करना, जीभ से नहीं। हम जीभ से बोल बोल तो बहुत करेंगे, बुद्धि से सब मैनेज कर देंगे। नो, वो अर्थव्यवस्था का आधार वो नहीं है, समृद्धि का आधार वो नहीं है। इसलिए काम करना सिखाओ, कारीगरी सिखाओ, गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए उसको प्रेरित करो, प्रोत्साहित करो। उसी को आनंद आएगा तो वो अच्छे से अच्छे आविष्कार की ओर तो जाएगा ही, ये तो स्वभाव से जाएगा। और जब काम करने में आनंद आता है, जब काम करने के परिणाम स्वरूप विपुल उत्पादन होता है, जब उत्कृष्ट ऐसा उत्पादन होता है, विपुल मात्रा में सारे पदार्थ सबको प्राप्त होते हैं, तब फिर जीवन संस्कृति चिंतन करने की ओर बढ़ता है। तब साधना होती है, तब ऐसे ऐसे मूल प्रश्न मन में जागते हैं। अरे मैं कौन हूं? ये जीवन जीवन कहते हैं वो क्या है? ये परमात्मा परमात्मा कहते हैं वो क्या है? कौन है? कहाँ रहता है? हमारा और उसका संबंध क्या है? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा जीवन तो इस जन्म से शुरू हुआ, तो जन्म से पहले मैं कहाँ था? अभी जन्म है तो मृत्यु तो होने वाली है, तो मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? और सबसे बड़ा, मैं क्यों आया हूँ? किसके किसके करनी से आया हूँ? मेरी करनी से? तो मेरी करनी से तो सब संत महात्मा कहते हैं कि सुख दुख का भोग होता है, लेकिन मैं आया ही क्यों? किसकी करनी से, किसकी इच्छा से आया हूँ? ऐसे प्रश्न जागते हैं। ऐसे प्रश्न जब जागते हैं, तब जो उत्तर प्राप्त होते हैं वो हमारे काम के होते हैं। नहीं तो मार मार कर उपदेश दिया जाता है, वो हमारे काम का नहीं होता, हमारे अंदर कभी जाता ही नहीं। और किसको समय है? बेचारा 12 घंटे मेहनत करता है, और वो भी मजदूरी करता है, किसी की गुलामी करता है, और उसके बाद थका हारा मांदा घर आता है तो भी उसे वही चिंता रहती है। उसको कैसे जिज्ञासा होगी धर्म के बारे में जानने की, संस्कृति के बारे में जानने की, शास्त्रों के बारे में जानने की, परमात्मा के बारे में जानने की? उसको अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है पता नहीं। ये न के न प्रकारेण अर्थार्जन करो, ऐसा ही होता है। इसलिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए, व्यक्तिगत जीवन को या राष्ट्र जीवन को अच्छा बनाने के लिए अर्थकरी शिक्षा, उत्पादन आधारित, उत्पादन काम और श्रम आधारित, श्रम और काम की प्रतिष्ठा, भौतिक वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित उत्पादन के 3 बातें: स्वतंत्रता, काम करने वाले की स्वतंत्रता, उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि नहीं होना, और पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होना। ये अनिवार्य शर्तें हैं। इन मूल बातों का स्वीकार करके भारत में युगों से अर्थार्जन होता आया है, और भारत युगों से विश्व में सबसे अधिक समृद्ध ऐसा देश रहा है। और इस विपुलता के कारण से जो निश्चिंतता और सुरक्षा प्राप्त हुई है, उसमें से जो जिज्ञासा निर्माण हुई है, उस जिज्ञासा के उत्तर प्राप्त करते करते वो धर्म के और अध्यात्म के जीवन के रहस्यों को जानने लगा है। और इस अर्थ में वो संस्कृति से भी समृद्ध हुआ और भौतिक रूप में भी समृद्ध हुआ। उसको दोनों प्राप्त हुए, अभ्युदय और निश्रेयस। ये दोनों क्या है?
वो अगले सत्र में हम विचार करेंगे। परंतु भारत की परंपरा के अनुसार आज हमारी अर्थकरी शिक्षा नहीं है, उसको अर्थकरी शिक्षा बनाना और लोक को अर्थकरी शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना और इसके लिए उपकारक अनुकूल ऐसी व्यवस्था बनाना, ये व्यास विद्यापीठ का लक्ष्य है, ये व्यास विद्यापीठ का काम है। इसको कहते हैं संपूर्ण राष्ट्र की शिक्षा के प्रश्न को ओन करना। इसके उत्तर ढूंढने के लिए ये चिंतन सत्र है। मुझे लगता है समय हो गया है, तो मैं यहीं पर रुकती हूँ। अब जिज्ञासा के लिए या अपने सुझावों के लिए या अपने अभिप्राय के लिए सत्र खुला है। मैं हसुमती बहन को इस सत्र को सुप्रत करती हूँ। सबको नमस्कार। खेती करने में कुछ गौरव नहीं लगता है, तो ये जो अर्थ वाली बात है वो वर्ण के साथ संलग्न है क्या? अभी हम वर्ण और जाति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ण और जाति का जो मुद्दा है आज इतना सारे विद्वत क्षेत्र में उलझा दिया है, राजनीति के क्षेत्र ने इसको उलझा दिया है कि उसकी चर्चा करने जाएंगे तो हम दूसरे ही किसी क्षेत्र में उलझ जाएंगे। उसकी बात न करके हम शिक्षा की और अर्थार्जन की बात करेंगे। तो ये जो पिता का व्यवसाय, कुल का व्यवसाय नहीं करना, गांव छोड़कर शहर में आना और फिर शिक्षा प्राप्त करके तथा कथित मुख्य धारा की शिक्षा प्राप्त करके नौकरी के लिए इधर उधर भटकना, ये सारा शिक्षा के संबंध में, अर्थार्जन के संबंध में और राष्ट्र जीवन के संबंध में जो अविचार या विपरीत विचार है, विपरीत दृष्टि है और विपरीत व्यवस्था है, उसका परिणाम है। तो हम अवरोधों की और जो विपरीतताओं की बात जब करेंगे तो वो तो बात बहुत होती ही है, इसलिए हम उसकी चर्चा करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हमके पता ही है कि समस्याएं क्या क्या है। बेरोजगारी समस्या है, गरीबी समस्या है, दारिद्र्य समस्या है, उद्योग धंधों का नाश ये समस्या है, मजदूरी करनी पड़ती है ये समस्या है, अर्थार्जन के लिए दिन के 12-12 घंटे काम करना पड़ता है ये समस्या है, गांव उजड़ जाना ये समस्या है, शहरों में पर्यावरण का प्रदूषण होना, अस्वास्थ्य वातावरण में, अनात्मीय वातावरण में रहना मजबूरी हो जाती है, ये समस्या है। ये सारी समस्याएं एक एक करके सुलझाने जाएंगे तो बिल्कुल नहीं सुलझेंगी, इसलिए मूल में जाओ। परसों भी मैंने कहा था, इफ देयर इज अ केओस एवरीवेयर, सब जगह अराजक 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 है, तो मूल में जाओ। तो हम मूल में जाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जो बताई ये सारी समस्या विपरीत अर्थ चिंतन, विपरीत अर्थव्यवस्था और केवल अर्थ चिंतन नहीं, विपरीत जीवन चिंतन और जीवन व्यवस्था के कारण से है। तो उन कारणों में अभी जाना आवश्यक नहीं, उपायों के बारे में अभी विचार करो। तो हमारा जो चिंतन सत्र है वो उपायों के बारे में ही आगे बढ़ना है। समस्याओं के बारे में सबकी सहमति ही है, जो अभी बताई, जो आपने भी बताई, वो तो सब सहमति है कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो फिर एक एक समस्या का अलग 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 विचार नहीं करना, मूल में जाओ। और इसलिए मूल में गए तो 3 पुरुषार्थों के संबंध में बात करेंगे और उसमें भी अब धर्म की थोड़ी चर्चा करके हम सीधे अर्थ पर आए, क्योंकि समृद्धि की समस्या तो आज भी देश में है ही, इसलिए अर्थकरी शिक्षा से शुरुआत की हमने। जी गौरी जी। प्रणाम ताई जी। नमस्कार। मैं एक भी मौका नहीं छोड़ती आपको प्रश्न पूछने का। अच्छा है, सत्र के संचालक का ही आभार मानो।
वे आपको अनुमति देते हैं। इसका कारण है सभी सत्रों के संचालक अलग अलग होते हैं ना, इसलिए आपको अवसर मिल ही जाता है। धन्यवाद। हाँ, मेरा आज का हाँ, सवाल है, किसान मुश्किल हाँ, में होते हैं, बारिश ज्यादा होती है या बारिश कम होती है तो उन पे काफी सारी मुसीबतें आती है, उससे से वो आत्महत्या करते हैं या अपनी जमीन मजबूर होके बिल्डर्स को बेच डालते हैं। तो मेरा सवाल है, सरकार अपने नोट छापती है तो हम उस वक्त एक्स्ट्रा नोट क्यों नहीं छाप सकते अपने किसानों के लिए, और उस साल का वो पैसा क्यों नहीं दे सकते? हमें कौन रोकता है? हमें व्यवस्था रोकती है, इसलिए वो ऐसी समस्याओं का, अब भी मैंने जागृति बहन के प्रश्न के उत्तर में भी बताया, एक समस्या का स्वतंत्र विचार करेंगे तो कभी हल नहीं होगा। थोड़ा हम निरंतर चिंतन करके सही मार्ग पर जाएंगे तो फिर ऐसी समस्याओं का हल क्या है उसके बारे में भी करेंगे। इसलिए आप हमने जो अभी इन सत्रों में चिंतन की लाइन पकड़ी है उस दिशा में विचार करो। अभी जो चारों, अरे युवा बेरोजगार हैं, अरे युवा इसने 20-25 वर्ष के होने पर पढ़ाई में इतने लाखों रुपया खर्च करते हैं तो भी उनको नौकरी क्यों नहीं मिलती है, ऐसे प्रश्नों की अभी चर्चा और चिंता नहीं करना। हमको उसका हल निकालना है, बात ठीक है, परंतु अभी मैंने कहा था ना, गो टू द बेसिक्स, मूल में जाओ, फंडामेंटल क्या है उसके ऊपर विचार करो। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये तो विश्व वृक्ष के पत्र पुष्प फल हैं, पत्ते और फूल और फल हैं। एक एक पत्ते की, एक एक फल की चिंता करने से फल नहीं सुधरता, पत्ते नहीं सुधरते, कुछ भी नहीं सुधरता। तो फिर पत्र पुष्प फल ये भी सब ठीक होते हैं। तो हमारी इन चिंतन सत्रों का मूल ये क्या है, मूल से शुरू करो और मूल को पुष्ट करो। ये विश्व वृक्ष को नष्ट करने के लिए और अमृत वृक्ष को बोने के लिए हमें मूल से चिंतन करना पड़ेगा, चिंता नहीं। समझे? तो मूल की जो मैंने बातें की उनके संबंध में कोई प्रश्न है तो बोलो। आप आउट ऑफ द सिलेबस प्रश्न मत पूछो। जी सुधीर जी, सुधीर जी। जी धन्यवाद। प्रणाम ताई। हाँ नमस्कार। एक जिज्ञासा है मन में कि अब ये जो चिंतन सत्र हम कर रहे हैं इसमें अभी जो प्रचलित अर्थकरी शिक्षाएं हैं या क्षेत्र हैं उससे अलग हमारे मूल चिंतन से संबंधित हैं, वो अभी दृष्टिपथ में बहुत नहीं दिखते हैं। तो क्या एक किसी चिंतन सत्र में हम उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे ताकि एक आशादायी चित्र आंखों के सामने आवे? हाँ हाँ, तो कर ही तो रहे हैं। तो एक 45 मिनट में जितना होता है उतना ही होता है, तो उसके साथ रहो। आप उसके आगे आगे चले जाते हैं, 10 किलोमीटर आगे चलने से नहीं होगा। फिर आपको ये ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। दृष्टि आपकी कितनी दूर जा रही है उतना ही करो। तो अभी जो चिंतन हो रहा है उसके साथ रहो, माने काम करो। ये दो शब्द तो पता चलता है ना। जी धन्यवाद। श्रम की प्रतिष्ठा करो, ये तो समझ में आता है ना। मटेरियल चीजों से के उत्पादन से ही समृद्धि नापी जाती है, ये सूत्र तो समझ में आता है ना। तो इसके साथ चलो, फिर आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो उद्घाटित होता है वो समझ में आएगा। ये भी आगे का सोचना जो नहीं आज के सत्र में नहीं आया वो देखने का प्रयास करना, ये भी चिंता करने का एक प्रकार है। चिंता मत करो, चिंतन करो, वर्तमान में रहो। जो चल रहा है, जो बात बोली जा रही है वो सुनो। जी ठीक है। हसुमत बहन। पूजा जी। हाँ जी नमस्ते ताई जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, तो ताई जी आज के जो सत्र से मैंने टेक अवे पॉइंट लिया है तो वो दो पॉइंट लिए। एक तो धर्म के ग्रंथों को पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना, दूसरा हाथ के काम को कुछ सीखना और बच्चों को सिखाना।
क्या मैं सही हाँ। हूँ? नहीं, आधे सही है। मैंने धर्म के ग्रंथों को पढ़ना ये नहीं बोला है, धर्म के बारे में नहीं कुछ भी कहा है। धर्म के अनुकूल हमारा अर्थ पुरुषार्थ होना चाहिए, ये बताया है। इसलिए आप धर्म की अभी चिंता मत करो, अभी अर्थ की करो, काम करना सिखाओ। इतना एक भी टेक अवे पॉइंट लिया तो बहुत बड़ा कल्याणकारी मंत्र है। काम करो, काम करना सिखाओ, और काम करना सबको अच्छा लगे ऐसी मानसिकता निर्माण करो। ये हाँ उपयोगी टेक अवे पॉइंट है। हाँ जी, धन्यवाद ताई जी। जी। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो हमारे पास 4 मिनट। हसुमती बहन, मैंने हाथ उठाया, वो मेरा है, वो ताई ने नहीं उठाया है। हाँ तो आप बोलिए। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि अभी जो सरकार की स्कीम निकली स्किल डेवलपमेंट, क्या वो व्यास विद्यापीठ के मार्ग में है या और उलझन पैदा करने वाली? दोनों ही है। लेने वालों ने, समझने वालों ने, करने वालों ने यदि ठीक से किया, ये काम करना, स्वतंत्रता होना, स्वावलंबी होना, ये सब करके किया तो वह अच्छा है। सरकार उसमें से निकल जाए और कारीगर उसको अपना ले तो ये सबसे अच्छा है। ठीक है। अभी किसी का कोई प्रश्न है? ताई एक प्रश्न था। मैं विनायक जी। गुड़गांव। हाँ जी। ताई, ये जो शब्द है अर्थकरी शिक्षा, इसका हाँ। शाब्दिक अर्थ क्या है ताई? ये अर्थकरी का अर्थ क्या है? इसमें थोड़ा सा विश्लेषण। अर्थ निर्माण करने वाली, अर्थ को करने वाली माने अर्थार्जन सिखाने वाली, अर्थ निर्माण करने वाली, अर्थ उत्पादन करने वाली, ऐसी अर्थकरी शिक्षा। अर्थ के पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली, प्राप्त करवाने वाली, इस शिक्षा को कहते हैं अर्थकरी शिक्षा। वैसे धर्मकरी शिक्षा होती है, कामकरी शिक्षा होती है, मोक्षकरी शिक्षा होती है। तो हमने प्रारंभ कहाँ से किया? व्यास विद्यापीठ में लोक शिक्षा का यदि विचार करना है तो आज के संदर्भ में सबसे पहले अर्थकरी शिक्षा ही देना आवश्यक है, उसकी व्यवस्था करना आवश्यक है। ठीक है ताई। सो ताई, अगर हम अर्थकरी शिक्षा बोलते हैं तो उसमें धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली आ जाती है या फिर वो अलग से हाँ, ऑटोमेटिकली, अनिवार्य रूप से। इसलिए प्रारंभ मैंने धर्म के अनुकूल अर्थ ये किया था, धर्म सापेक्ष ही होना चाहिए ये कहा था। धर्म सापेक्ष नहीं होगा तो अर्थ विनाशक अर्थ होगा, पोषक नहीं। ये भी कहा था। तो ये चाहिए ये धर्म के अनुकूल है, धर्म के विरोधी नहीं है। ठीक है जी। ताई नमस्ते, विनोद बोल रहा हूँ। मुझे एक, अभी आपने एक बताया ना, ये ह्यूमन को आज रिसोर्स जैसा माना जाता है और उसके मैनेजमेंट के लिए पूरा एक डिग्री चलती है। मतलब बड़े बड़े, मतलब बोलते हैं ना XISS है या ऐसा जगह है जहाँ पर कि वो प्योर ह्यूमन रिसोर्स पे ही काम करती है, उसको पढ़ाती है। तो लेकिन अभी जैसे आपने बोला हमको नहीं करना है, मतलब ह्यूमन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए रिसोर्स, तो उस पर थोड़ा व्याख्या का थोड़ा सा करेंगे तो जी। ह्यूमन तो क्या, एक भी पदार्थ रिसोर्स नहीं है। छोटे से छोटे क्षुद्र पदार्थ की भी स्वतंत्र स्वायत्त सत्ता है, स्वायत्त एंटिटी है, उसका सम्मान तो करना ही है। केवल मनुष्य का क्यों, मनुष्य ने सृष्टि के सारे पदार्थों को भी रिसोर्स नहीं, अपने उपकारक मानकर ही उनके साथ व्यवहार करना है। ये भारत का चिंतन है। ये कोई संसाधन नहीं है, दूसरे का संसाधन होना ये मनुष्य का भी भाग्य नहीं है और पदार्थों का, छोटे से छोटे पदार्थों का भी भाग्य नहीं है। हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माने मैं, इसको छोड़कर बाकी सभी को संसाधन मानकर सारी व्यवस्था विकसित की है। तो ये तो अनिवार्य रूप से विनाश की ओर जाने ही वाली है और जा भी रही है, वो हम देख ही रहे हैं। अब वो हमारे हाथ में नहीं रही, इतनी भयंकर हो गई है।
इसलिए रिसोर्स न मानो, किसी को भी, किसी पदार्थ को भी नहीं, किसी व्यक्ति को भी नहीं, सबकी स्वतंत्रता की रक्षा करो और वो जो हमारे लिए काम करता है या हमारे लिए उपयोगी है तो उसके प्रति कृतज्ञता भाव रखो। वो उपकार है हमारे ऊपर, क्यों करे, क्यों नदी हमको पानी दे, हमने क्या किया है तो वो नदी हमको पानी दे, क्यों भूमि हमको अन्न दे, हमने क्या किया है कि भूमि हमको अन्न दे, हमारी क्या हैसियत है, क्या योग्यता है भूमि से अन्न प्राप्त करने की। तो फिर भूमि के प्रति उपकार की भावना से नतमस्तक बनो, भूमि माता मानो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, ऋग्वेद का मंत्र कहता है। इसको कहते हैं आत्मीयता, कृतज्ञता, स्नेह भावना। ऐसे पेश आओगे तो अच्छा अन्न मिलेगा, ऐसा नहीं मानोगे और शोषण करोगे तो अस्वास्थ्यकर अन्न मिलेगा, क्योंकि आप भूमि को दुखी कर रहे हैं। तो भारतीय दृष्टि इस प्रकार की है। उस दृष्टि से यदि अर्थार्जन का व्यवसाय किया तो अधिक अर्थार्जन होता है, अधिक अच्छा अर्थार्जन होता है, हमको अच्छा बनाने वाला अर्थार्जन होता है। जी ताई जी, बहुत बहुत जी, ठीक है। जी। अभी समय हो गया है, समापन करते हैं।